बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके मैसेजेस अभी मैं पढ़ रहा था, काफ़ी आपके मैसेजेस आए हैं माशाल्लाह। तो उसमें तकरीबन जो है ज़्यादा जो था कि सर हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सर हमें आप रहनुमाई करें कि यूरोप के किस मुल्क के लिए हम लोग अप्लाई करें। तो सर ये डिपेंड तो आपके ऊपर है, सर कौन सा मुल्क सस्ता है, कौन से मुल्क में जाना चाहिए, सर ये तो आपके ऊपर है कि आप किस मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सस्ते मुल्क पूछे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोमानिया, लिथुआनिया, बुल्गारिया और स्लोवाकिया और इस तरह के ममालिक थोड़े से सस्ते हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त लिथुआनिया का जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि लिथुआनिया के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त उनका नया कोई माइग्रेंट आया हुआ है, उसने बड़ा तंग किया है वहाँ पे, ज़रा सा इसके वीज़े के चांसेस ज़रा कम है। लेकिन इसके मुकाबले में रोमानिया या यूके में भी आप कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। 30 लाख 35 लाख में यहाँ पे होता है। ये डिपेंड होता है जी, कोई ख़ास रेट तो मैं बता नहीं सकता, ये कोई बाटा का कोई रेट तो है नहीं है कि आप ये बता दें जी कितने पैसे लगते हैं। ये डिपेंड यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में आपने किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। सस्ती यूनिवर्सिटियाँ भी है, महंगी भी है, फिर कोर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है सर? इसका प्रोसेस ये होता है कि आपको सबसे पहले आपने अगर खुद अप्लाई करना है तो आप खुद अप्लाई करें, किसी ना एजेंट के थ्रू करें और ना ही किसी बंदे के थ्रू करें। इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आपने करना ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है तो आपने वहाँ पे बाकायदा तौर पे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनको आप ईमेल कर दें उनको कि जनाब मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो सबसे पहला काम, इसका आज मैं सारा प्रोसेस इंशाल्लाह सारे मुल्कों पे बनाऊंगा वीडियो, जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं, लिथुआनिया का क्या लॉ है, रोमानिया का क्या लॉ है। लेकिन ये एक जनरल गुफ्तगू है, जो स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको करना ये चाहिए कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, ढूंढ के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लगा के आपने उनको ईमेल कर देना है। मिसाल देता हूँ, आप जी रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका बेस्ट तरीकाकार ये कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, उनकी फ़ीस चेक करनी है। यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2-2.5 ये तकरीबन मेरा ख्याल में 15 लाख तक, एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट बात नहीं है, 15 लाख तक मेरा ख्याल में हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल में ये अच्छा मतलब है, वो है नॉर्मल, ये ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, आप खुद भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लगा के आप उनको जिस वक्त भेजेंगे तो वो आगे से आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी बाज़ यूनिवर्सिटियाँ कर लेती हैं। अगर आपने आइलेट्स किया हुआ है, टॉफल किया हुआ है तो उसके ऊपर भी आपका ज़रा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये डिपेंड यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो जिस वक्त आपको वो कंडीशनिंग एक्सेप्टेड लेटर भेजते हैं, फिर उसके बाद आपने फ़ीस वहाँ पर देनी होती है। अगर वो आप उनको फ़ीस देते हैं फिर आप उनसे बात करें, बात करने के बाद ये पूछ सकते हैं कि जनाब मैं फ़ीस दूंगा तो आप कितने पैसे, मेरा अगर अल्लाह ना करे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो कितने रिफ़ंड होंगे। तो आपने कभी भी उनके साथ फ़ोन पे बात नहीं करनी, आपने जब भी उनसे बात करनी है आपने भाई ईमेल उनसे बात करनी है, ताकि आपके पास प्रूफ हो। आप जिस वक्त वो उनको अप्लाई करते हैं तो बाकायदा तौर पे आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जिस वक्त वहाँ से आपने कंडीशनिंग एक्सेप्टेड लेटर बाय ईमेल भेजा है तो वो आपको क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट जिस वक्त भेजेंगे तो वो आपको कंडीशनल एक्सेप्टेड लेटर भेजते हैं। जिस वक्त आप उनको फीस जमा कराते हैं तो उसको कहते हैं अनकंडीशनिंग एक्सेप्टेड लेटर। अगर वो आपके पास अनकंडीशनिंग एक्सेप्टेड लेटर है तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आप अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आप एम्बेसी में केस अपना सबमिट करते हैं, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वैसे जर्नल एक गुफ्तगू है, जो स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप खुद अप्लाई किया करें, जो भी अगर हो आप खुद अप्लाई करें। बेस्ट ये है कि मैं तो किसी एजेंट या कंसल्टेंट के हक में नहीं हूँ, तो गाइडेंस ज़रूरत हुई तो मैं वैसे भी लोगों को गाइड करता रहता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह ऑनलाइन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप 100 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उसमें से 1 या 2 यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन होगा। ये पूरा प्रोसेस एक पूरा प्रोसेस है, कोई भी शख्स इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका स्टूडेंट वीज़ा लगेगा ही लगेगा, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो आपने अगर कोई सस्ती यूके में आप अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका में, कनाडा, जहाँ पे भी आपका दिल करे, ये डिपेंड है आपकी। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई लाइक स्टूडेंट है जिसने आइलेट्स किया हुआ है या टॉफल किया हुआ है, उसकी 6 बैंड है और उसके 75% है या 70 से अबव है तो उसको जर्मनी में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर स्वीडन में करते हैं वहाँ पे डिपेंडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 बनाऊंगा सारों के ऊपर वीडियो, लेकिन ये मुख्तसर सी अगर जिनके पास सिर्फ एज अ टूल्स के तौर पे यूरोप को करते हैं तो फिर उनको मेरा ख्याल में रोमानिया, बुल्गारिया या ये ज़रा सस्ती, इनकी फ़ीस ज़रा कम होती है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यूके में अगर आपको लगे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस यही है। तो आपने यूनिवर्सिटियाँ ढूंढनी है, ढूंढ के अपना कोर्स फाइंड आउट करना है, करके उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट लगा के उनको ईमेल करके आपने डॉक्यूमेंट भेजने और जो भी है आप उनसे करेंगे तो वो आपको बाकायदा तौर पर रहनुमाई आपकी करते हैं। आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट वीज़ा में खुद अप्लाई करें, जिस वक्त डॉक्यूमेंट आए तो आप उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, अपनी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट, अगर आपने आइलेट्स किया हुआ है वो अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। और लास्ट में स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी ने FA या FSC किया हुआ है
تو یورپ میں جو گیپ مانا جاتا ہے وہ میکسیمم 4 سال ہے. 4 سال سے اگر آپ کا گیپ FA/FEC کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ کا گیپ 4 سال سے زیادہ ہے تو آپ لیگل اسٹوڈنٹ ویزا پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے FAC کی ہوئی ہے FA/FEC تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو گریجویشن کرنی چاہیے. گریجویشن کے بعد پھر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کریں. اور اگر گریجویشن کرنے کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں پھر جتنا بھی گیپ ہو وہ کور ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ ورک ایکسپیرینس پھر لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ماسٹر کے لیے کوئی گیپ کا چکر نہیں ہوتا. یورپ میں ماسٹر کے لیے گیپ کا نہیں ہے, آپ کو پھر ورک ایکسپیرینس شو کرنا پڑتا ہے کہ جناب آپ نے ماسٹر کسی بھی زندگی کی ایج میں کر سکتے ہیں. لیکن FA/FAC کے بعد میکسیمم جو گیپ ہے وہ 4 سال ہے. کیونکہ بڑے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جناب میکسیمم FA/FAC کیا ہے سر 10 سال گزر گئے, تو سر 10 سال میں یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. FA/FAC کے بعد میکسیمم 4 سال گیپ مانا جاتا ہے. اور گریجویشن کے بعد اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر جتنا بھی گیپ ہے تو آپ کو ورک ایکسپیرینس لگائیں گے تو وہ کور ہو جائے گا. بہت بہت